हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आपको सीटेट सीडीपी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ से आपको अपने एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी आपके नोट्स पर ऑफर भी चल रहा है, तो कम प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पूछा और आपने उससे फिर कह दिया कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो यहाँ पर बच्चा सिर्फ हाँ या फिर ना में ही जवाब दे पाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित नहीं करता है। गंभीर रूप से सोचने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोचे, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग करे, अपसारी चिंतन करे, है ना। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है, सही जवाब क्या है। तो इसमें भी बच्चा सिर्फ एक ही आंसर बता पाएगा, तो ये भी ऑप्शन यहाँ नहीं होगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी स्थिति बच्चे के सामने दी, फिर कह दिया कि क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, तो इसमें बच्चे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको स्थिति पहले से ही क्रिएट करके दे दी है ना। तो इसमें भी बच्चा एक ही डायरेक्शन में सोच पाएगा। अब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जब भी अलग अलग तरीकों की बात की जाए, विभिन्न तरीकों से सोचने की बात की जाए, तो यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई डायरेक्शन में सोचेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, अब देखिए यहाँ पर एकाधिक बोले या फिर बहुबुद्धि बोले, ठीक है, आपको तुरंत समझ जाना है किसकी बात हो रही है। यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर की बात हो रही है, जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात की है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है, और इन्होंने 8 प्रकार जो है बुद्धि के बता रखे हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चाहिए होगा, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, ये तो इन्होंने नहीं कहा है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ये बात आपकी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है। इसके बारे में बात किसने किया, हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, इसकी भी बात हार्वर्ड गार्डनर नहीं करते। यहाँ पर सीधे क्वेश्चन में दे रखा है एकाधिक, यानी कि एक से अधिक, ठीक है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, इसकी बात आपके हार्वर्ड गार्डनर नहीं करते, ना ही आपकी बहुबुद्धि का सिद्धांत कहता है ना। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सिंपल से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए, जो प्रकृति यानी कि नेचर, जो चीज़ें हमें नेचुरली रूप से मिली हुई है, ठीक है, इसका संबंध किससे होता है, हमारी हेरिडिटी से, यानी कि हमारी आनुवंशिकता से, क्योंकि जो आनुवंशिकता है ये हमें नेचुरली, ठीक है, प्राकृतिक रूप से मिली हुई है। बट पोषण का संबंध किससे होता है, जैसे कि जो हमें हमारे हेरिडिटी के थ्रू मिल गया, आप इसका पोषण कहाँ करते हैं, इसकी देखभाल कहाँ करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो पोषण का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान में रखना है। सिर्फ ये लोग वर्ड थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज करते हैं, जैसे कि इन्होंने नेचर और नर्चर दे रखा है। तो नेचर का मतलब क्या हो गया, हेरिडिटी, और नर्चर का मतलब क्या हो गया, आपका इन्वायरमेंट, है ना। तो यहाँ पर यही पूछ रखा है, विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, आनुवंशिकता एवं वातावरण से, क्योंकि जो प्रकृति है इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेरिडिटी, और पोषण का मतलब क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। व्यवहार एवं वातावरण आपका यहाँ पर नहीं होगा। ये सारे के सारे आपके यहाँ पर गलत दे रखे हैं, क्योंकि पहले आपका प्रकृति दे रखा है, तो पहले नंबर पे आपकी हेरिडिटी ही आनी चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन तो आपके यहाँ पर ऐसे ही हट जाएंगे, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी सामाजिक ऋण की निष्क्रिय एजेंसी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सामाजिक ऋण होता है इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक कारक और एक होता है द्वितीय कारक। बट यहाँ पर 2 एजेंसी भी होती है, एक होती है सक्रिय एजेंसी और एक होती है निष्क्रिय एजेंसी, ठीक है। अब ये क्या होता है, इनको जरा यहाँ पर समझिए। जिसमें बच्चा एक्टिव हो, जिसमें सक्रिय हो, जैसे कि बच्चा अगर परिवार से किसी चीज़ को सीख रहा है, अपने समाज से सीख रहा है, संस्कृति से सीख रहा है, तो वहाँ पर बच्चा क्या होगा, एक्टिव होकर के किसी चीज़ को सीखेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा। बट यहीं पर ऐसे कि मान लीजिए बच्चा लाइब्रेरी में चला गया, है ना, किसी पुस्तक वगैरह को रीड करे, तो वहाँ पर जो राइटर ने लिख दिया है उसके थॉट को बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा एक्टिव नहीं है वहाँ पर, है ना।
बट कहीं ना कहीं जो राइटर के द्वारा जो लिखी गई चीज़ें हैं वहाँ से बच्चे का सामाजिकरण हो रहा है। जैसे कि जब आप न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं, है ना, तो आप एक्टिव नहीं है, सिर्फ जो न्यूज़पेपर में चीज़ें लिखी गई हैं आप उनको रीड कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका सामाजिकरण तो हो रहा है, बट आप वहाँ पर क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, है ना, सक्रिय नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमसे यही पूछ रखा है कि निष्क्रिय एजेंसी क्या है। तो परिवार में तो आप इंटरेक्ट करते हैं, एक्टिव होते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय, यही देखिए यहाँ पर आपका निष्क्रिय एजेंसी हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। स्वास्थ्य क्लब में भी आप क्या होंगे, एक्टिव होकर सक्रिय होकर के चीज़ों को जानेंगे, सीखेंगे, है ना। इको क्लब में भी आपका सक्रिय सामाजिकरण होगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन तो आपके सक्रिय सामाजिकरण के दे रखे थे, बट हमसे पूछा था निष्क्रिय एजेंसी, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो लेव वाइगोत्स्की है ये 3 चीज़ों की बात करते हैं। एक तो समाज की बात करते हैं, जो बच्चा होता है वो अपने समाज से इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है, जानता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये कल्चर की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं कि बच्चा अपने संस्कृति से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जानता है। और ये बात करते हैं लैंग्वेज की, यानी कि SCL। इसके थ्रू मैंने आप लोग को याद करा हुआ था कि जो लेव वाइगोत्स्की है ये समाज की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे और भाषा की बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रखा है, यहाँ पर ये पूछ रखा है कि कौन से पहलू की उपेक्षा होती है, यानी कि क्यों जो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है इसका आलोचना की गई, ठीक है, उपेक्षा क्यों की गई। तो इन्होंने समाज की तो बात की थी, संस्कृति की भी बात की थी, भाषा की भी इन्होंने बात की थी, बट इन्होंने जो हेरिडिटी वाले फैक्टर होते हैं, जो जैविक फैक्टर होते हैं, जो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, उस पर इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। इन्होंने सिर्फ समाज, संस्कृति और लैंग्वेज पर फोकस किया, इन्होंने हेरिडिटी को महत्व ही नहीं दिया। इसलिए जो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है इसकी आलोचना की जाती है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछ रखा था, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लें, तो ध्यान से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। आप सभी को पता है कि जो जीन पियाजे उन्होंने की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बता रखी हैं, ठीक है। बट यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन में आपको जीन पियाजे का नाम देखने को नहीं मिला, बट उनकी स्टेज से क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आप सभी को पता है जो इनकी पहली अवस्था है इसका नाम क्या है, इंद्रिय जनित गामक स्तर, ठीक है, यानी कि संवेदी गामक अवस्था भी इसी को कह देते हैं। इसमें जो बच्चा होता है वो लगभग जन्म से लेकर के 2 साल तक का होता है, और यहाँ पर जो बच्चा जो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, है ना, उसके थ्रू चीज़ों को सीखता है, जानता है। तो इसलिए इस अवस्था का नाम भी है इंद्रिय गामक अवस्था, यानी जो उसमें बच्चा है वो अपने इंद्रियों का यूज करके, ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो यहाँ पर यही दे रखा था कि शिशु जब आँख, कान, हाथों से सोचते हैं वो कौन सी स्टेज में होंगे, इंद्रिय गामक अवस्था में होंगे। और यहाँ पर सिंपल सा आपको ऑप्शन बता भी रखा है, क्योंकि दे रखा है 1 वर्ष तक का शिशु, तो सिंपल सी बात है कौन से स्टेज में आएगा, आपका पहली वाले स्टेज में, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ था। अगर बात करें प्री ऑपरेशनल स्टेज की, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, तो ये जीन पियाजे की दूसरी वाली स्टेज होती है। इसमें जो बच्चा होता है वो 2 से लेकर के 7 साल का होता है। तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें बच्चा 2 से 7 साल का है ना। कॉन्क्रीट में बच्चा 7 से लेकर के 11 साल तक का होता है, और यहाँ पर फॉर्मल में बच्चा 11 से लेकर के 18 साल तक का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, बालकों के व्यक्तिगत विकास, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्दित करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। देखिए जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है ना, आप इसकी कुछ हद तक भविष्यवाणी कर सकते हैं, सटीकता से नहीं। तो ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। कुछ हद तक कैसे, जैसे कि मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जो कि शुरू से ही बहुत तेज तर्राक होते हैं, है ना, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि हाँ ये बच्चा जो है कुछ आगे चलकर अच्छा करेगा, बट अच्छा ही करेगा ये कहना यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। हाँ अच्छा कर सकता है, यानी कि कुछ हद तक हम प्रेडिक्टेशन कर सकते हैं बच्चे के बारे में, तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर सटीकता से कहा गया है के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है बट कुछ हद तक, है ना। तो बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता ये भी कहना गलत है। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है ये अलग अलग होता है। कुछ बच्चे बहुत ही जल्दी चीज़ों को सीखते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से स्लो चीज़ों को सीखते हैं, कुछ बच्चों की ग्रोथ फास्ट होती है तो कुछ बच्चों की ग्रोथ स्लो होती है ना। तो जो रेट होता है, जो विकास का समय होता है, ये हर एक बच्चे में अलग अलग होता है, ये बात सही। व्यवस्थित व असतत होता है। देखिए जो डेवलपमेंट होता है
ये व्यवस्थित और सतत होता है, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, असतत नहीं होता है। तो ये बात भी यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चा होता है जब उसका जन्म होता है उसके बाद में बच्चा सबसे पहले बैठना सीखता है, फिर रेंगना सीखता है, उसके बाद में खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, उसके बाद कहीं जा कर के दौड़ना सीखता है, ठीक है। तो विकास का एक सीक्वेंस में चलने वाला प्रोसेस है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये भी गलत दे रखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, सही कथन हमें यहाँ पर बताना है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। तो अभी मैंने आप लोग के साथ में यही चीज़ डिस्कस की कि विकास क्या होता है, क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है, ठीक है, क्रम से चलने वाली प्रक्रिया होती है। बट यहाँ पर दे रखा है नहीं होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। विकास अव्यवस्थित होता है, मैंने क्या बताया, विकास व्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित नहीं होता है, तो ये भी गलत। विकास एक सतत प्रक्रिया, ये बात यहाँ पर सही हो जाएगी, जो कि माँ के गर्भ से शुरू होती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक निरंतर चलती रहती है। यानी विकास क्या कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते, ये भी बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। आप जहाँ पर भी रहते हैं, जो भी आपकी संस्कृति है वो आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, ठीक है, क्योंकि आप जिस तरीके की संस्कृति में रहेंगे, जिस तरीके के समाज में रहेंगे, वहीं के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, है ना। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल रीतियाँ किससे सीखते हैं। देखिए, जो बच्चा होता है अपने आस पड़ोस से भी चीज़ों को सीखता है, जो देखता है, जो सुनता है ना, फिर वही चीज़ें वो भी करता है। इसके साथ साथ बच्चा धर्म से भी सीखता है, जिस धर्म से बच्चा होगा वो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो करेगा, है ना, तो वहाँ से भी चीज़ों को सीखता है। स्कूल से भी सीखता है, जो समकक्षीय समूह होते हैं, जो उसके साथी समूह होते हैं, वहाँ से भी चीज़ों को सीखते हैं। कई बार क्या होता है कि घर में कुछ और चीज़ें चल रही होती है और बच्चा कुछ सीख लेता है कुछ और, है ना, वो कहाँ से सीखता है, अपने साथी समूह से, अपने स्कूल से, अपने समाज से, है ना। तो बच्चा सभी जगहों से सीखता है। ये चारों ही बातें यहाँ पर सही दे रखी है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। देखिए, समालोचनात्मक सोच का मतलब क्या, बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग करे, यानी कि अलग अलग दिशाओं में सोच पाए, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, 325 और 446 को जमा करो, यानी कि इसको गुणा करने पर क्या आएगा आपका। तो ये तो बच्चे की जो समालोचनात्मक चिंतन होता है उसको बढ़ावा नहीं देगा, क्योंकि इसमें जो बच्चा होगा वो एक ही आंसर देगा, गुणा करके बता देगा जो भी होगा, है ना। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि बच्चा सिर्फ एक ही आंसर दे पाए वो कभी भी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा नहीं देते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि बच्चा अनेक उत्तर दे पाए, विभिन्न प्रकार से सोच पाए, वही आपके समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं, है ना। तो इसमें भी बच्चा एक ही आंसर बता पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। शोषण को परिभाषित कीजिए। अब देखिए, जो शोषण की परिभाषा होगी बच्चा यहाँ पर बता देगा, है ना, तो ये भी नहीं होगा। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण दूर करने के विभिन्न उपाय सोचिए। तो सिंपल सा आपको ऑप्शन में ही दे रखा है, जब भी विभिन्न कारणों की बात की जाए, विभिन्न उपायों की बात की जाए, है ना, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, समालोचनात्मक चिंतन होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। विद्यार्थियों को जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। विभेदी आकलन का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग तरीके से बच्चे का आकलन किया जाए। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे के अंदर क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो ऐसे में जो बच्चे का आकलन किया जाना चाहिए वो अलग अलग तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा होता है वो एक तरीके से चीज़ों को सीखता भी नहीं है, है ना। हर बच्चे अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं, तो उनका आकलन भी अलग अलग तरीके से करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर सही है। विभिन्नताओं और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है। हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, इसको इनक्रेज, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, है ना। तो ये गलत। विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिभावक और समाहित महसूस करते हैं। देखिए, जब भी आपको ऑप्शन में ये ही वाले क्वेश्चन देखने को मिले या फिर हतोत्साहित वर्ड देखने को मिले, तो वो ऑप्शन आपका 99% नहीं होता है ना। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर स्थायी समूहों में बांटा जाए। देखिए, कभी भी बच्चों को स्थायी समूह में नहीं बांटना है, उनको वर्गीकरण नहीं करना है, उनको नामांकित नहीं करना है, उनकी लेबलिंग नहीं करनी है। तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है ना।
देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, गुणज वैकल्य, है ना। गुणज वैकल्य में क्या होता है, सिंपल सा, जब बच्चों को गणितीय अवधारणाएं समझने में दिक्कत है, यानी जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझने में बच्चों को दिक्कत है, या फिर कैलकुलेशन वगैरह करने में दिक्कत है, तो वहाँ पर होता है आपका गुणज वैकल्य। तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। लेखन वैकल्य, जो नाम है वही काम है ना। तो लेखन में क्या होता है, आपका बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है ना। डिस्ग्राफिया यानी कि जो ग्राफ संबंधी दिक्कतें आती हैं, बच्चों को लिख नहीं पाएगा सही तरीके से, यानी कि जो उसकी राइटिंग होती है वो इलिजिबल राइटिंग होती है, पढ़ने योग्य राइटिंग नहीं होती है ना। तो ये दोनों तो आपके यहाँ पर होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर गुणा या फिर लिखने की बात ही नहीं की जा रही है। यहाँ पर तो जो विद्यार्थी है वो अक्षरों और शब्दों को पढ़ नहीं सही से पा रहा है, और उसकी व्याख्या करने और उन्हें समझने में जो है उसको दिक्कत हो रही है। वाचन वैकल्य, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए वाचन वैकल्य या फिर इसी को कह लीजिए डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चा सही तरीके से चीज़ों को पढ़ नहीं पाते, रीड नहीं कर पाते। देखिए अभी इनको यहाँ पर देना चाहिए था पठन वैकल्य, है ना, बट इन्होंने क्या दे रखा है, वाचन वैकल्य, है ना। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों से कि इंग्लिश की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। जो इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है इनको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि आपको जो हिंदी में शब्द देखने को मिलेंगे वो अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, है ना। बट इंग्लिश में आपको एक ही वर्ड देखने को मिलेगा, डिसलेक्सिया। अब देखिए जिस बच्चे ने हिंदी में पढ़ रखा है पठन वैकल्य, अब उसको यहाँ पर एग्जाम में नया वर्ड देखने को मिल जाएगा, वाचन वैकल्य। अब वो सोचेगा कि वाचन वैकल्य क्या होता है ना। तो इसलिए अगर आपने पढ़ा होगा इंग्लिश वाला भी, तो उसमें आपको सीधे डायरेक्ट देखने को मिलेगा डिसलेक्सिया। तो आप वहाँ से अपने राइट ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे। इसलिए जो मेन वर्ड है, सभी वर्डों की आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी, जो मेन जो इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के लिए, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा रटना है, सिर्फ एक बार देख लीजिएगा आप, क्योंकि एग्जाम में आपको सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, है ना, सिर्फ आपको ऑप्शन टिक करने रहते हैं। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो सही तरीके से चीज़ों को रीड नहीं कर पाता, उसको दिक्कत आती है। जैसे कि बच्चा वाज को सा पढ़ सकता है ना, 12 को 21 पढ़ सकता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। गति समन्वय वैकल्य, इसमें तो जो लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ वाला बच्चा होता है उसको चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो ये आपका यहाँ पर होगा नहीं। आगे देखते हैं, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना चाहिए। ठीक है, देखिए निगेटिव वे में क्वेश्चन पूछ रखा है। ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। अब देखिए बच्चा यहाँ पर कैसा है, गतिक दिव्यांगता है ना, यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है, बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत है। तो ऐसे में जो पुस्तकालय हैं, जो कक्षाएँ, जो प्रयोगशाला है, क्या आप इनको ऊपरी मंजिल पे आवंटित करेंगे, ऊपरी मंजिल पे बनाएंगे ताकि बच्चा वहाँ तक पहुँच ही ना सके? तो ये तो बिल्कुल गलत है। विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जैसी बच्चे की ज़रूरत है हम उसके अकॉर्डिंग चीज़ों में चेंज लाएंगे। या फिर आप लिफ्ट या फिर रैंप नहीं लगवा पा रहे हैं तो जो ग्राउंड फ्लोर होता है उस पर बच्चे की क्लासरूम अरेंज करवाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे बच्चे की ज़रूरत है, जो आपके पास संसाधन उपलब्ध है उसका यूज करके बच्चे को आप चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलन करना, तो ये भी बात आपकी यहाँ पर सही है। ठीक है, बैठक की व्यवस्था में उचित समायोजन करना, मैंने बताया कि जैसी बच्चे की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो ये तीनों ही बातें यहाँ पर सही है, ये तीनों चीज़ें तो करनी चाहिए। किससे बचना चाहिए था ये पूछा था, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है? उच्च क्रम समस्या समाधान, ये तो जो है जो सृजनात्मक विद्यार्थी होता है, यानी जिसके अंदर कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता होती है उसके अंदर होता है। ठीक है, समस्या को बहुत ही तेज़ी से ये लोग सॉल्व करते हैं क्योंकि कुछ नया नया सोचते रहते हैं, है ना। अभी सारी सोच, यही यहाँ पर गलत दे रखा है, क्योंकि जो सृजनात्मक वाला बच्चा होता है इसके अंदर कौन सी थिंकिंग होती है, अपसारी। हल्का सा एक ही वर्ड में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर अपसारी है और यहाँ पर क्या होता है अभिसारी। अभिसारी का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट, और उसका मतलब क्या होता है डाइवर्जेंट, जिसमें बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, अगर अपसारी लिखा हो तब तो आपका होगा क्रिएटिविटी, है ना, बट अभी सारी लिख दिया हो तो वो आपका नहीं होगा, है ना। नवचारी प्रयोग यानी कुछ नया क्रिएट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जिज्ञासा की प्रबल भावना, यानी कि हर चीज़ को लेकर के इनके मन में क्या होता है, जिज्ञासा होती है कि अच्छा ये चीज़ कैसे हुई, ये काम करूँगा तो क्या हो जाएगा, या फिर करूँगी तो क्या हो जाएगा, है ना। तो ये तीनों बातें जो क्रिएटिव बच्चा होता है, यानी जो सृजनात्मक बच्चा होता है उसके अंदर पाई जाती हैं। बट यहाँ पर पूछा था संबंधी विशेषता नहीं है, तो अभी सारी सोच, है ना, अब सारी होगा। ध्यान में रखिएगा, एक ही वर्ड का डिफरेंस है। बार बार मैं यहाँ पर फोकस करूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज़ को लेकर के क्वेश्चन गलत कर देते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर सेकेंडली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि पूछा था विशेषता नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पर
ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए, ठीक है। अब आपको कोई सब्जेक्ट है ना, उसको लंबे समय तक याद रखना है, तो यहाँ पर पूछा है किससे बचना चाहिए। स्मृति सहायक विधियाँ लागू करना है, तो ये तो हेल्प करती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आप लोगों को जो लेव वाइगोस्की हैं उनकी थ्योरी में एक ट्रिक बता रखी है SCL, तो ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेगी, है ना। आपको सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज ना याद करके आपने 3 वर्ड याद रख लिया SCL, या फिर जो जीन प्याजे इसको आप याद रख सकते हैं SPCF से, है ना। तो ये सारे के सारे जो ट्रिक है ये आपको एग्जाम में हेल्प करती हैं, है ना। यानी कि जो निमोनिक्स होते हैं तो ये तो स्मृतिक सहायक विधियाँ, मतलब इनसे तो बच्चे को सीखने में हेल्प मिलती है, लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं। तो ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि पूछा है किससे बचना चाहिए। संगठनात्मक चार्ट बनाने, जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं बट हमने क्या किया, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक स्ट्रक्चर वे में आपको किसी चार्ट फॉर्म में बना करके दे दिया, मतलब एक तरीके से डिज़ाइन करके दे दिया, है ना। छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना दिए वहाँ पर ताकि आपको चीज़ें समझने में ईजी हो। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 से 20 पेज के आपने एक चैप्टर के नोट्स बना रखे थे, है ना। अब आप उसको तुरंत रिवाइज करना है, तो ऐसे में क्या करेंगे आप, छोटा सा मतलब एक ही पेज पे या फिर 2 पेज में मैक्सिमम पूरा एक स्ट्रक्चर वे में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर देंगे और एक बार में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप उसको फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, है ना। उसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। तो ये भी सीखने में हेल्प करती हैं। असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, यही बात यहाँ पर गलत है। यानी कि जो चीज़ें बच्चे ने पढ़ी ही नहीं है, अब उससे हट के आप शब्द प्रस्तुत करें, तो ये बच्चे को सीखने में हेल्प नहीं करती है, बच्चे को वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो यही बात गलत देखा है, इसी से बचना चाहिए। तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मानसिक चित्र का उपयोग करना, ये भी बिल्कुल सही है कि जब आप चित्र, इमेज वगैरह का यूज करते हैं तो बच्चे को वहाँ पर सीखने में हेल्प मिलती है, बच्चा सही तरीके से चीज़ों को समझ पाता है, सीख पाता है ना। और जो चीज़ें होती हैं वो उसको लंबे टाइम के लिए याद भी रहती हैं। जैसे कि मैंने जो नोट्स बनाया उसमें भी आप लोगों को इमेज वगैरह लगा करके दे रखी है, ताकि जो चीज़ें आप वहाँ पर पढ़ के नहीं समझ पाए, अगर आप इमेज देख के समझ गए तो वहाँ पर तुरंत ही आपके माइंड में वो चीज़ हिट कर जाएगी एग्जाम में कि अच्छा ये चीज़ मैंने देखी थी, है ना। तो ये भी बात सही है, इससे भी आप चीज़ों को लंबे समय तक याद कर पाते। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो या फिर आपका NCF की बात हो, है ना, ये सभी के सभी किस पे जोर देते हैं, पाठ्यक्रम के लचीलेपन पर जोर देते हैं। यानी पाठ्यचर्या या फिर पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी लाएँ। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब भी यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो, यानी कि NEP 2020 की बात हो, NCF की बात हो, प्रगतिशील कक्षा की बात हो, समावेशी क्लासरूम की बात हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो, तो ये सभी के सभी किसकी बात करेंगे, पाठ्यचर्या में लचीलेपन की बात करेंगे, है ना। पाठ्यचर्या का मानकीकरण, ये इसकी बात ना ही NEP करेगी ना ही NCF करेगा, ठीक है। तो मानकीकरण वर्ड ही आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव वर्ड है, तो ध्यान रखिएगा। पाठ्य पुस्तकों को गैर संदर्भीकरण, संदर्भ में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। गैर संदर्भीकरण उनका नहीं करना चाहिए, बच्चे के रियल लाइफ से जोड़ करके चीज़ें बतानी चाहिए उसको, तो ये भी गलत है। पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद करना, रटन पद्धति जब भी इसकी बात आ जाए, है ना, रट कर याद करना, अभ्यास, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। गैर संदर्भीकरण, मानकीकरण, है ना, ये तीनों ही वर्ड आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड है। अगर ये कहीं पर भी आपको अपने ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्या है, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, है ना। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना। अब देखिए जो मूल्यांकन किया जाता है बच्चे का, वो किस लिए क्या आता है कि बच्चा कितना कर सकता है, ठीक है, कहाँ पर उसको सीखने में कमी रह गई, कहाँ पर उसको जो है संशोधन की ज़रूरत है, कहाँ पर उसको हेल्प चाहिए, है ना। तो इसलिए बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है। बच्चा क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करने के लिए नहीं, तो ये तो होगा नहीं। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण, जो बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है, कभी भी प्रदर्शन वगैरह के लिए नहीं किया जाता है, दूसरे बच्चों से कंपेयर उसकी करने के लिए बच्चे का इवैल्यूएशन नहीं किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। मानक वर्ग के बच्चों की लेबलिंग करना, देखिए लेबलिंग, नामांकित, ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं आपके एग्जाम के लिए निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, इसके लिए बच्चे का इवैल्यूएशन नहीं किया जाता है। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि जो विद्यार्थी है वो किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, कहाँ पर उसको ज़रूरत है, ठीक है, किस तरीके की जो टीचर है बच्चों को मटेरियल्स प्रोवाइड करे ताकि बच्चा और भी अच्छे तरीके से सीख पाए, है ना। तो इन सभी चीज़ों को पता करने के लिए बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्ची की व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। यहाँ पर ऑप्शन है बैठने की तय व्यवस्था। आप देखिए जो बैठने की व्यवस्था है ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, है ना,
निश्चित नहीं होती चाहिए, फिक्स नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको कि बैठने वगैरह में दिक्कत आती है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है, तो ऐसे में अगर हम बैठने की बिल्कुल फिक्स्ड व्यवस्था कर दें तो हर बच्चा अपनी जगह पर ही बैठेगा, है ना। फिर ऐसे बच्चों को जिसको ज़रूरत है, मान लीजिए कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि सुनाई कम देता है, जिसको देखने में दिक्कत होती है, तो आप ऐसे बच्चों को आगे बैठाएंगे क्लासरूम में, है ना। तो यहाँ पर जब बच्चों की सीट ही फिक्स्ड कर देंगे तो फिर बच्चे अपनी जगह से हटेंगे ही नहीं। तो कभी भी जो बैठने की व्यवस्था होती है तय नहीं करनी चाहिए, फिक्स्ड नहीं करनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम जो क्लासरूम होगा उसमें बैठने की व्यवस्था करेंगे, है ना। तो ये गलत है। शिक्षकों को केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना नहीं। बच्चे आज्ञाकारी नहीं होते, बच्चे तो अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, है ना, स्वतंत्र होते हैं सीखने के लिए। शिक्षक निर्देश नहीं देता है तो ये भी नहीं होगा। बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, यानी फिर से बच्चे चीज़ों को रट रहे हैं। देखिए याद करना, स्मरण करना, अभ्यास करना, सारे के सारे एक ही वर्ड है ना। सिर्फ क्या करते हैं ये लोग, थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठा करके दे देते हैं। बच्चों को आसपास में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आपस में दे रखा है, यानी जब बच्चे आपस में चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो ये सीखने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है, क्योंकि बच्चे वहाँ पर अपने विचारों को भी एक दूसरे के साथ में शेयर कर रहे होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं